दिसंबर का महीना था और उस दिन जानवी का बदन तेज बुखार से तप रहा था। लेकिन क्या करती, बेचारी के ऊपर किचन की जिम्मेदारी जो थी वो कचौड़ियाँ बना रही थी। तभी उसका देवर प्रदीप वहाँ पानी पीने आता है। वो जानवी से पानी मांगता है, पर जैसे ही उसकी नज़र जानवी पर पड़ती है तो उसके हाव भाव देखकर वो जानवी के माथे पर हाथ रखता है और चौंक कर कहता है, भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ, जानवी ने बड़ी ही भारी आवाज़ में कहा। आज सुबह से ही मुझे हरारत लग रही थी और अभी तेज हो गया। वो पूछता है, भैया को बताया? तो जानवी बोली, नहीं, उन्हें नहीं बताया। बेकार में वो परेशान हो जाते। वो 2 दिन बाद तो आने ही वाले हैं, जाने दो। पर प्रदीप की चिंता अभी खत्म नहीं हुई। वो परेशान होने लगा तो जानवी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। तुम जाओ अपना काम करो, मैं खाना बना के तुम्हें बुलाती हूँ। तुम जाओ अपना काम करो। जानवी को चिढ़ाते हुए प्रदीप ने उसके हाथ से बेलन छीन लिया और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाके आराम कीजिए। पर जानवी एक कामकाजी महिला थी, उसे आराम पसंद नहीं था। वो कभी भी घर के कामों से जी नहीं चुराती थी। वो बोली, अरे नहीं नहीं, लेट जाऊंगी तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगी। तभी वो बोली, अच्छा चलो दोनों मिलके बना लेते हैं, काम जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रदीप जानवी की बात में हामी भरते हुए उसका हाथ बटाने लगा। जानवी का पति सतीश अपने ऑफिस के काम से बाहर गया था। वो ऑफिस में सबसे जिम्मेदार और भरोसेमंद था, इसलिए ऑफिस वाले जब तब उसे ही बाहर भेज दिया करते थे। जानवी का 22 साल का देवर प्रदीप एमबीए कर रहा था। सतीश और जानवी में अटूट प्रेम था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे और एक दूसरे का हमेशा ही भरपूर ख्याल रखते थे। जानवी भी मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मोहल्ले की कुछ औरतों को सिलाई और तरह तरह के अचार बनाना सिखाती थी। सतीश और जानवी दोनों मिलकर बड़े ही अच्छे से घर चला रहे थे। सास ससुर गांव में रहते थे और प्रदीप यहाँ शहर में भैया भाभी के साथ। घर में इतनी सुख शांति होने के बाद भी अगर कुछ कमी थी तो वो बस यही कि जानवी की शादी के 8 साल बाद भी उसके कोई औलाद नहीं थी। जानवी मोहल्ले में जब बच्चों को खेलते देखती या अपनी उम्र की औरतों की गोद में या उनके घर में बच्चों को देखती तो उसका दिल भर आता था। वो कभी कभी अकेले कमरे में खुद को बंद करके घंटों रोती रहती। वो बच्चे के लिए बहुत पूजा पाठ भी करती थी, पर कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे उसकी गोद में बच्चे का सुख है ही नहीं। कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी थी। प्रदीप ने जानवी को बाहर बैठने को कहा और खुद किचन में फैले हुए सामान को समेटने लगा। जानवी बाहर पड़े दीवान पर लेट गई और आंखें मूंद ली। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहां वही पुराना तूफान फिर से गरजने लगा, जिसका शोर जानवी आज तक भांप नहीं पाई थी। किचन की सफाई करते करते प्रदीप की नज़र बाहर लेटी अपनी भाभी की ओर चली गई थी और जाके उनके बदन पर टिक गई थी। प्रदीप की सांसें अंदर ही अंदर गर्म होने लगी और उसके अंदर का शैतान जागने लगा। हो गया सब काम? बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर जानवी ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। प्रदीप सकपका गया और बोला, हाँ हाँ भाभी, बस हो ही गया। और जल्दी से सब काम निपटा के उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। जानवी ने प्रदीप के कई बार कहने के बाद बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक ही कचौड़ी खाई और उठकर सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगी। तभी प्रदीप बोला, भाभी थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। जानवी ने उसे कई बार मना किया, पर वो कहाँ मानने वाला था और अभी आता हूँ कहकर वो पास वाले केमिस्ट के यहाँ चला गया। जानवी दरवाज़ा बंद करके सोफे पर बैठ गई। आज प्रदीप अपने मन में भाभी के साथ अपने मन के करने के लिए ताना बाना बुनता चला जा रहा था। तभी दुकान आ गई। क्या बात है प्रदीप भाई? केमिस्ट ने प्रदीप को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखा तो पूछ लिया। तो प्रदीप का ध्यान वापस दुकान पर आया। उसने कहा, दवा चाहिए थी। तो केमिस्ट ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या यहाँ मिठाई मिलती है? और जोर जोर से हंसने लगा। वो उसका पुराना दोस्त था। प्रदीप भी मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ हाँ, दवाई देना भाई। केमिस्ट बोला, अरे दवा कौन सी चाहिए बताओ तो। तब प्रदीप को याद आया कि उसने कोई दवा तो मांगी ही नहीं, तो वह बेचारा देगा क्या। प्रदीप बोला, असल में भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए 2 नींद की गोली दे दे यार। नींद की गोली बुखार के लिए? सोचते हुए केमिस्ट ने आश्चर्य भरी निगाहों से प्रदीप को देखा।
दरअसल केमिस्ट भी जानवी के हुस्न का दीवाना था और जब तक प्रदीप और वो दोनों जानवी की बातें किया करते थे। उसने प्रदीप के मन की बात समझते हुए उसे नींद की गोलियां दे दी। प्रदीप दवा लेकर तेजी से घर की ओर मुड़ा। तभी पीछे से उसकी आवाज आई, अरे भाई खुराक तो सुन ले यार। प्रदीप वापस दुकान पर लौट आया और बोला, हाँ हाँ जल्दी बता। उसने कहा, ये नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना। उसने आंख मारते हुए कहा, अबे भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। इस पर प्रदीप बोला, अबे क्या बकवास कर रहा है। प्रदीप के मन का डर उसकी जुबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वो जाने लगा तो केमिस्ट फिर से बोला, अबे अगली बार हमारा भी ध्यान रखना। प्रदीप उसको अनसुना करके घर आ गया। दरवाज़ा खटखटाया तो जानवी ने दरवाज़ा खोला। बोली, मेरी तो आँख ही लग गई थी। ले आए दवा? जी भाभी आइए देता हूँ, कहकर वो किचन से पानी लेने चला गया। जानवी को उसने पहले बुखार की दवा दी, जिसे खाकर वो लेटने लगी। तभी प्रदीप ने उसे रोका और कहा, रुकिए भाभी, अभी एक और दवा है। कितनी दवा लाए हो जी? कहते हुए वो बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। लाइए मैं लगा देता हूँ, कहकर प्रदीप उसके हाथ से बाम लेकर अपनी भाभी के माथे पर लगाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने जानवी को नींद वाली गोली भी खिला दी और आराम से लिटा दिया। कुछ देर बाद उसने भाभी भाभी कहकर कई बार आवाज़ लगाई, पर जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रदीप ने जानवी के चेहरे को पकड़कर कई बार हिला डुला के देखा, पर भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वो समझ गया कि बस अब तो रास्ता पूरी तरीके से साफ है और वो अब जो चाहे वो करे, भाभी को कुछ पता नहीं चलेगा। निर्लज्ज प्रदीप अपने रिश्ते को शर्मसार करने लगा और उसने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। और कुछ देर बाद वो थक कर चूर हो गया और बगल में ही लेट गया और बोला, अब आपका बुखार उतर जाएगा। इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका। प्रदीप ने जानवी की बहुत सारी फोटो खींच ली और जैसे ही वो बिस्तर से उतरने लगा तो उसकी नज़र जानवी के बेड के बगल वाली आधी खुली दराज में गई, जहां जानवी की डायरी रखी थी। प्रदीप उसे निकाल के पढ़ने लगा और अचानक ही एक पन्ने पर उसकी नज़रें जम गई। वो उस पन्ने में लिखे शब्दों को पढ़कर स्तब्ध रह गया था। उसमें लिखा था, हे भगवान, मैं इतने दिनों से तुझसे औलाद मांग रही थी, पर तूने मेरी एक न सुनी। पर अब बस बहुत हुआ, बहुत रुला लिया तूने मुझे, और बहुत रो चुकी मैं, बहुत दुख मना चुकी मैं अपनी औलाद के लिए। इस धरती पर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला और सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला मेरा बेटा मेरे पास ही था, पर मैं उसे अब तक पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मैंने उसे बच्चे के रूप में ही देखा है। तो अपने कोख के बच्चे के लिए चिंता क्यों? मैं प्रदीप को अपने बेटे से बढ़कर मानती हूँ और अपनी सारी जायदाद मैं आगे चल के अपने बेटे प्रदीप को ही दूंगी। प्रदीप को मानो काटो तो खून नहीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो जानवी के पैरों पर अपना सर पटक पटक कर रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको अपवित्र कर दिया। भाभी मैं आपके प्यार के काबिल नहीं हूँ। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसने जल्दी से जानवी के बाल संवारे, उसमें क्लिप लगाई, उसका चेहरा वगैरह सही किया, उन्हें अच्छे से बेड पर लिटाकर रजाई उड़ा दिया और लाइट बंद करके खुद घर से कहीं निकल गया। सुबह तकरीबन 8 बजे भाभी की आंख खुली। उनका सर अभी भी दर्द ही कर रहा था। उसने देखा कि घर में काफ़ी भीड़ लगी थी और बहुत शोर हो रहा था। उसने किसी को कहते हुए सुना कि देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना बहुत बड़ी मूर्खता है। इतना सुनते ही जानवी के सर का दर्द जैसे कहीं गायब हो गया। वो अपनी आंखों में कई सारे सवाल लिए इधर उधर देखने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी इलाके के इंस्पेक्टर ने घर में प्रवेश किया और कहा, आपके देवर प्रदीप की लाश पास वाली नदी से बरामद हुई है। उसने रात को खुदकुशी कर ली है। जानवी का कलेजा उसके मुंह को आने लगा। वो हड़बड़ाहट में पलंग से उठी पर लड़खड़ा कर गिर गई। तभी महिला पुलिस ने जानवी को प्रदीप के मोबाइल में जानवी की पिछली रात की तस्वीरें दिखाई और हड़का कर जानवी से पूछा, कल रंगरलियां मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? जानवी अपनी तस्वीरें देखकर एकदम जड़ सी हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अपनी शारीरिक हालत देखकर उसे ऐसी ही किसी घटना का शक तो हो रहा था, पर उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वो फूट फूट कर रोने लगी। तभी इंस्पेक्टर ने महिला सिपाही से अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर
वहाँ से चला गया। किसी ने बताया कि सतीश आ रहा है, आप घबराइए नहीं, पर उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी सूनी आंखों में प्रदीप का बचपन चल रहा था। शाम तक सतीश आ गया और भागकर अंदर वाले कमरे में पहुंचा तो देखा जानवी पलंग के कोने में बैठकर बस शून्य में ताक रही थी। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। सतीश ने जानवी के कंधे पर जैसे ही हाथ रख के उसे बुलाना चाहा तो जानवी एक और लुढ़क गई। जानवी जानवी चीखता हुआ सतीश उसे झकझोरे जा रहा था, पर वो तो अब कभी न जागने वाली नींद में जा चुकी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास ही दी गई बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।